हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज की जो क्लास होने वाली है ये है क्लास 5 और ये यूके ट्रिपल एससी डबल एओ एग्जाम के लिए रहने वाला है। और यहाँ जो टॉपिक है वो है डेयरी साइंस। जी हाँ, आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का जो डेयरी साइंस वाला पोर्शन है इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेक्शन से वो आपके लिए लाया गया है। एकदम सिलेबस को ध्यान में रखकर जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्लास जो है एकदम एग्जाम को फोकस करके बनाया गया है। कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाला है। जो भी सही आंसर होगा उसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन होंगे उसको भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। तो बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, सही तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए इस क्लास को करना है। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन से पहले डिटेल जो सिलेबस है, जो अभी नया सिलेबस 20 जुलाई को आया हुआ था, वहां पर अगर आप एनिमल हस्बेंड्री वाला यूनिट देखिएगा तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड से लेकर डेयरी साइंस का जो पोर्शन है वो वहां पे दिया हुआ है। आप देखिएगा, सिलेबस से मैच कीजिएगा, यही सारा टॉपिक आपके सिलेबस में है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही सारे सिलेबस से देखने को मिलेगा, इन्हीं सारे टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से बस आपको कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लेना है, इसके एमसीक्यूज को कर लेना है जो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस क्लास को पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बफेलो मिल्क जनरली कंटेन्स फैट इन द रेंज ऑफ। भैंस के दूध में सामान्यतः वसा फैट कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 to 3%, ऑप्शन नंबर बी 3 to 4%, ऑप्शन नंबर सी 6 to 7%, ऑप्शन नंबर डी 9 to 10%। तो यहाँ पर जो भैंस है बफेलो मिल्क है, इसमें जो फैट कंटेन होता है वो कितना परसेंट होता है? तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा ताकि आपको पता चले आप कितना यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे हो, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 to 7 8% जो है वो बफेलो मिल्क में फैट कंटेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर अगर काव की बात करेंगे तो काव में 3 से 4% देखने को मिलता है। यहाँ पे भैंस में जो है वो जनरली हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ब्रीड इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ डेयरी ब्रीड्स। किस नस्ल को क्वीन ऑफ डेयरी ब्रीड्स कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हॉलिस्टीन फ्रीजन, ऑप्शन नंबर बी जर्सी, ऑप्शन नंबर सी ब्राउन स्विस, ऑप्शन नंबर डी साहिवाल। तो क्वीन ऑफ डेयरी ब्रीड्स जब भी पूछा जाए तो आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्सी जो है ये क्वीन ऑफ डेयरी ब्रीड्स के नाम से जानी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे हॉलिस्टीन फ्रीजर है, ये भी एक्सोटिव काव है। ब्राउन स्विस भी एक्सोटिव काव है। साहिवाल यहाँ पे आपका इंडिजिनियस काव है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाइट रिवोल्यूशन से है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बीपी पाल। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया है। और जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है ये वर्ल्ड में बात करेंगे तो वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसके फादर जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जाने जाते हैं। और जो डॉक्टर बीपी पाल है ये ब्रीडिंग के क्षेत्र में है, ब्रीडिंग से रिलेटेड है डॉक्टर बीपी पाल। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन विच ईयर। ऑपरेशन फ्लड है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1980 1980। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे बात हो रहा है? यहाँ पे या मिल्क के बारे में बात हो रहा है। मिल्क जो है व्हाइट रेवोल्यूशन ये ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ है। और इसको जो लॉन्च किया गया था वो 1970 में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसी के फादर अभी हम लोगों ने देखा, ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसके जो जनक है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क? दूध का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो घटक है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फैट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। तो मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो आपका होता है वाटर। वाटर की बात करेंगे तो ये टोटल यहाँ पे 100% में से 87 जो परसेंट है वो यहाँ पे वाटर ही होता है, इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो यहाँ पे हो गया जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लैक्टोज हो गया, मिनरल हो गया, ये सबको यहाँ पे मिला के टोटल 13% जो है वो ये सब होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होता है वो है वाटर 87%, इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सुगर इज नेचुरली प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। तो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज होता है। मिल्क और जितना भी मिल्क का प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो लैक्टोज ही होता है, इस चीज को याद रखेंगे। ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज एक ब्लड शुगर है। ये कौन सा शुगर है? ब्लड शुगर है। फ्रुक्टोज क्या होता है? ये फ्रूट में देखने को मिलता है। सुक्रोज की बात करेंगे तो ये टेबल शुगर है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नॉर्मल पीएच ऑफ फ्रेश काउ मिल्क इज? ताजे गाय के दूध में सामान्य पीएच जो है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 4.5, ऑप्शन नंबर बी 5.2, ऑप्शन नंबर सी 6.6 से लेके 6.8 तक, ऑप्शन नंबर डी 8.2। तो यहाँ पे गाय के दूध की बात हो रही है। जो गाय का ताजा दूध होता है उसमें जो पीएच होता है वो कितना परसेंट होता है? तो गाय का दूध का जो सामान्य पीएच होता है वो आपका होता है 6.6 से लेकर 6.8 देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। इसका जो पीएच रेंज होता है वो 6.6 लेके 6.8 तक होता है। इसका जो सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच विटामिन इज नेचुरली अब्सेंट और प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट इन मिल्क? तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन प्राकृतिक रूप से नहीं के बराबर में पाया जाता है, एकदम ना के बराबर। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B2 या फिर बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। विटामिन ए की यहाँ पे बात करेंगे तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट में सोल्यूबल होता है और ये मिल्क में पाया जाता है। और उसके बाद विटामिन डी की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे मिल्क में प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है। कौन सा मिल्क? फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड मिल्क होता है, इसमें ये प्रेजेंट होता है स्पेशली। लेकिन सारे मिल्क में यहाँ पे विटामिन डी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो विटामिन B2 है जिसको राइबोफ्लोविन के नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे जो मिल्क है उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो एकदम से ना के बराबर होती है, बहुत कम अमाउंट में, एकदम बहुत कम अमाउंट में, ना के बराबर विटामिन सी जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरिया इज इलीगली एडेड टू मिल्क मेनली? दूध में यूरिया की मिलावट मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? अडल्ट्रेशन से यहाँ पे क्वेश्चन है। इंक्रीज फैट परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज प्रोटीन SNF रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी इंप्रूव टेस्ट। टेस्ट यहाँ पे बढ़ सके इसके लिए यूज किया जाता है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? यूरिया का जो मिलावट है वो क्यों किया जाता है? तो यूरिया को मिलाने का मेन रीजन है यहाँ पे ताकि इंक्रीज प्रोटीन, जो प्रोटीन है SNF है, इसकी जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो सके। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ जो है इसके लिए ये हानिकारक होता है। ये क्या करता है? किडनी और लीवर जो है, किडनी
लीवर, इन दोनों को अफेक्ट करने का काम करता है। इसलिए यूरिया की जो मिलावट है मिल्क में वो इलीगल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोलेस्ट्रम इज सीक्रेटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज आफ्टर कार्विंग। तो कार्विंग के कितने दिन तक यहाँ पर जो कोलेस्ट्रम है उसका सीक्रेशन होते रहता है। ऑप्शन नंबर ए 1 to 2 डेज, ऑप्शन नंबर बी 3 to 5 डेज, ऑप्शन नंबर सी 10 डेज, ऑप्शन नंबर डी 15 डेज। तो यहाँ पे सीक्रेशन कब तक होता है कोलेस्ट्रम का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज तक जो कोलेस्ट्रम है आफ्टर कार्विंग यहाँ पर सीक्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच एडल्ट्रेशन इज एडेड टू मिल्क टू रिस्टोर डेंसिटी आफ्टर डाइल्यूशन विथ वाटर। पानी मिलाने के बाद दूध का घनत्व जो है डेंसिटी सामान्य दिखने के लिए कौन सा मिलावट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी डिटर्जेंट, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मालिन, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है उसको सामान्य दिखाना है दूध में, तो ऐसा क्या मिलाना है जो उसका डेंसिटी मेंटेन रहे? तो यहाँ पर क्या है, जब भी वाटर मिलाया जाता है अगर मिल्क में, तो उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है, घनत्व जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टार्च मिलाना होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच एडल्ट्रेंट इज इलीगली एडेड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। दूध की भंडारण अवधि सेल्फ लाइफ को यहाँ पे बढ़ाना है तो अवैध रूप से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मलिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी सॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी शुगर। तो जो फॉर्मलिन है ये एक प्रिजर्वेटिव है। ये क्या करता है, दूध का जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्मलिन। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, इसके लिए हानिकारक होता है, ये काफी डेंजरस होता है, इलीगल भी है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट स्टार्च एडल्ट्रेशन इन मिल्क। दूध में स्टार्च की मिलावट की पहचान के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण किया जाता है, किस टेस्ट का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी बायरवेट टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी सुडान टेस्ट। तो यहाँ पे 3-4 यहाँ पे टेस्ट के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्टार्च की मिलावट की पहचान के लिए कौन सा यहाँ पे टेस्ट करना होता है। तो स्टार्च की मिलावट को पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है आपका आयोडीन टेस्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या होता है, जब भी यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क में अगर यहाँ पर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे, तो ये क्या होता है, ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलावट का पता चल जाता है स्टार्च का। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कुछ अडल्ट्रेंट के नाम दिए हुए हैं और उसका पर्पस क्या है, क्यों मिलाया जाता है, इस चीज को भी यहाँ पे देख लेंगे एक स्लाइड में ही। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर क्यों मिलाया जाता है, ताकि क्वांटिटी बढ़ सके, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। यूरिया क्यों मिलाया जाता है, ताकि प्रोटीन जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो सके, एसएनएफ कंटेंट है वो बढ़ सके। यहाँ पे स्टार्च क्यों मिलाया जाता है, तो जो डेंसिटी है उसको छुपाने के लिए। स्टार्च थोड़ा गाढ़ा होता है, पानी थोड़ा पतला होता है, जिसके कारण वहां पे डेंसिटी कम हो जाता है, और स्टार्च अगर मिला देते हैं तो डेंसिटी यहाँ पर छुप जाता है। डिटर्जेंट का यूज क्यों किया जाता है, तो अडल्ट्रेंट्स के रूप में यहाँ पर डिटर्जेंट का भी यूज होता है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए, सिंथेटिक मिल्क यहाँ पर बन जाए, इसलिए यहाँ पे डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। और उसके बाद फॉर्मलिन की बात करेंगे, तो फॉर्मलिन यहाँ पे सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, जो दूध है, मिल्क है, इसके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए फॉर्मलिन का यूज किया जाता है, जो कि इलीगल है और ये हार्म भी करता है ह्यूमन हेल्थ को। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे तरीके से करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। फिल्ट्रेशन भी आपके सिलेबस में है। दूध के फिल्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी रिमूवल विजिबल फिजिकल इंप्योरिटीज, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज फैट परसेंटेज, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज सेल्फ लाइफ। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज क्यों किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने का प्राइमरी पर्पस क्या है, जितने भी इंप्योरिटीज है जो फिजिकली हमें दिखाई देता है उसको रिमूव करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन ऑफ मिल्क इज मेनली डन टू रिमूव।
दूध का जो कैलोरीफिकेशन है मुख्यतः किसे हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फैट ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी फाइन सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। तो यहाँ पे जो कैलोरीफिकेशन है मिल्क में किया जाता है, तो ये किसको रिमूव करने के लिए किया जाता है? इससे पहले हम लोगों ने फिल्ट्रेशन देखा। फिल्ट्रेशन में क्या देखा? जो विजिबल इंप्योरिटीज है, जो विजिबल है, जो विजिबल इंप्योरिटीज है उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन का हम लोगों ने यूज किया। लेकिन यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है, यहाँ पर एकदम फाइन सस्पेंडेड, जैसे कि हो गया आपका ब्लड सेल हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, फाइन यहाँ पर इंप्योरिटीज हो गई, ये सबको हटाने के लिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का यूज किया जाता है। इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बैक्टोफ्यूगेशन इज मेनली यूज्ड फॉर। बैक्टोफ्यूगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज मिल्क फैट, ऑप्शन नंबर बी रिमूव बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्पोर्स, रिमूव लैक्टोज, इंक्रीज प्रोटीन। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बैक्टोफ्यूगेशन का? तो बैक्टोफ्यूगेशन की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उसको हटाने के लिए बैक्टोफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, होमोजिनाइजेशन इज मेनली डन। होमोजिनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस फैट ग्लोब्यूल साइज, ऑप्शन नंबर सी रिमूव क्रीम, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज लैक्टोज। तो बैक्टीरिया वाला तो अभी हम लोगों ने देखा, रिमूव और डिस्ट्रॉय अगर बैक्टीरिया करते हैं तो ये बैक्टोफ्यूगेशन के अंतर्गत आता है। तो जो होमोजिनेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये रिड्यूस फैट जो ग्लोब्यूल्स है उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रीम सेपरेशन इन मिल्क। दूध से क्रीम अलग करने का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंस इन कलर, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंस इन डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंस इन पीएच, ऑप्शन नंबर डी डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो क्रीम का सेपरेशन है इसका बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिफरेंस इन डेंसिटी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रीम सेपरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। क्रीम सेपरेटर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी इवेपोरेशन। तो यहाँ पे क्रीम सेपरेटर की बात करेंगे तो इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब भी हाई स्पीड रोटेशन करते हैं तो जो हेवी स्कीम मिल्क होती है ये बाहर की तरफ चली जाती है और जो लाइट क्रीम होती है वो सेंटर की तरफ चली जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच कंपोनेंट मूव्स टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द सेपरेटर बॉल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सेपरेटर बॉल के बाहरी भाग की ओर कौन सा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रीम, ऑप्शन नंबर बी फैट ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी स्किम मिल्क, ऑप्शन नंबर डी बटर। तो अभी इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया आपको। तो जब भी इसको स्पीड में रोटेट किया जाता है तो जो हेवी स्किम मिल्क होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है और जो हल्की होती है क्रीम वाली वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो स्किम मिल्क है ये बाहर की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ क्रीम सेपरेशन। क्रीम पृथक्करण, क्रीम सेपरेशन की दक्षता पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए मिल्क टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी मिल्क कलर, ऑप्शन नंबर सी मिल्क ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज कंटेंट। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है यहाँ पे क्रीम के सेपरेशन दक्षता पे वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मिल्क टेम्परेचर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या होता है कि क्रीम सेपरेशन के लिए आइडियल जो मिल्क टेम्परेचर है वो लगभग यहाँ पे कितना होता है, 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये आइडियल टेम्परेचर माना जाता है सेपरेशन के लिए। इस टेम्परेचर पर फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं।
और अगर मिल्क ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर जो फैट होता है वो हार्ड हो जाता है, इसीलिए जो टेम्परेचर है ये ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पनीर एंड छेना? पनीर और छेना का मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पनीर इज फर्मेंटेड। ऑप्शन नंबर बी, पनीर इज प्रेस्ड आफ्टर कोगुलेशन, छेना इज नॉट। ऑप्शन नंबर सी, छेना इज मेड फ्रॉम बफेलो मिल्क ओनली। ऑप्शन नंबर डी, पनीर इज मेड विथ रिनेट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस है पनीर और छेना में? तो यहाँ पे जो पनीर और छेना है दोनों ही एसिड कोगुलेशन से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पनीर है इसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से क्या होता है कि कॉम्पैक्ट ब्लॉक बन जाता है, और जो छेना है इसको प्रेस नहीं किया जाता है, जिससे कि ये सॉफ्ट होता है। यही यहाँ पे डिफरेंस है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, घी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, घी मुख्यतः किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी, फैट। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर डी, वाटर। तो घी किसके बना होता है? तो घी जो है ये फैट से बना होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें अगर फैट कंटेंट की बात करेंगे तो 99% यहाँ पर फैट देखने को मिलता है, और इसमें जो मॉइस्चर होता है वो बहुत कम होता है, जिससे कि इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडिजिनियस डेयरी प्रोडक्ट हैज द लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ? निम्नलिखित में से किस देसी दुग्ध उत्पाद का सेल्फ लाइफ सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, पनीर। ऑप्शन नंबर बी, छेना। ऑप्शन नंबर सी, घी। ऑप्शन नंबर डी, दही। तो अभी हम लोगों ने देखा जो घी है इसमें 99% यहाँ पे फैट देखने को मिलता है, और इसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी काफी कम होता है, और यहाँ पर जिसके कारण जो होता है जो इनका सेल्फ लाइफ है वो ज्यादा होता है। जिसमें मॉइस्चर नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है उसका सेल्फ लाइफ ज्यादा होगा, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बटर इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय, मक्खन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इवेपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी, चूर्निंग ऑफ क्रीम। ऑप्शन नंबर सी, एसिड कोगुलेशन। ऑप्शन नंबर डी, पास्चुराइजेशन। तो बटर बनाने के लिए यहाँ पर जो क्रीम है उसको चूरना होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्रीम को मथ कर चून करके यहाँ पे बटर को प्रिपेयर किया जाता है। चूर्निंग के दौरान यहाँ पे जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, और इससे बटर अलग हो जाता है और बटर मिल्क बच जाता है। तो इस तरीके से बटर का यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग बटर मेकिंग? मक्खन बनाने के दौरान कौन सा उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, वे। ऑप्शन नंबर बी, बटर मिल्क। ऑप्शन नंबर सी, छेना। ऑप्शन नंबर डी, स्किम मिल्क। तो अभी हम लोगों ने देखा जब बटर की मेकिंग होती है तो उसमें क्या होता है, जो चूर्निंग के दौरान जब उसको मथते हैं तो उससे ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं, और इससे जो बटर है वो अलग हो जाता है और बटर मिल्क बच जाता है। तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट जो बचता है वो है बटर मिल्क। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच प्रोसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ स्मूथ टेक्सचर टू आइसक्रीम? आइसक्रीम को मुलायम स्मूथ बनावट देने के लिए मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, पास्चुराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, होमोजेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, चूर्निंग। ऑप्शन नंबर डी, क्लेरिफिकेशन। तो आइसक्रीम को स्मूथ टेक्सचर देना है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होमोजेनाइजेशन होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे और यूनिफॉर्म हो जाता है, और इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मिल्क पाउडर इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय विच ड्राइंग मेथड? मिल्क पाउडर जो है मुख्य रूप से किस विधि से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सन ड्राइंग। ऑप्शन नंबर बी, स्प्रे ड्राइंग। ऑप्शन नंबर सी, एयर ड्राइंग। ऑप्शन नंबर डी, फ्रीज ड्राइंग। तो कमर्शियली मिल्क पाउडर प्रोडक्शन में स्प्रे ड्राइंग जो है ये सबसे कॉमन मेथड है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मिल्क होता है उसमें टीनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो हॉट एयर है उसको स्प्रे किया जाता है,
और यहाँ से वाटर जो है इंस्टेंटली इवोपरेट कर जाता है और फिर सिर्फ पाउडर बचता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रे ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मिल्क पाउडर जनरली कंटेन्स मॉइस्चर अप टू। मिल्क पाउडर में सामान्यतः नमी मॉइस्चर अधिकतम कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 to 5%, ऑप्शन नंबर बी 10 to 15%, ऑप्शन नंबर सी 20 to 25%, ऑप्शन नंबर डी 30 to 35%। तो यहाँ पे मॉइस्चर फिर कितना बचता है जब भी मिल्क पाउडर बनाते हैं? तो यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट बचता है वो 2 से 5%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एकदम ड्राई मिल्क पाउडर बन जाता है, 2 से 5% यहाँ पे मॉइस्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच डेयरी प्रोडक्ट कंटेन्स द हाईएस्ट फैट परसेंटेज। निम्नलिखित में से किस दूध उत्पाद में वसा फैट सबसे अधिक होता है? बटर, क्रीम, घी, पनीर। तो अब तो आपको इसका सही आंसर दे देना चाहिए। आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझ आए होंगे और आप कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा जो फैट परसेंटेज देखने को मिलता है वो घी में देखने को मिलता है। मैंने इसको 2 बार बता दिया, 99% यहाँ पर घी में फैट होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप UKSSC साइट पे विजिट कीजिएगा, जो नया सिलेबस आया है उसका जो लाइव स्टॉक वाला यूनिट है वहां पर आपको सिलेबस में ये सारे टॉपिक देखने को मिलेगा और यहीं से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट है जो इससे पहले वाले लेक्चर को भी नहीं देखे, जिसमें पहला है एग्रीकल्चर वाला, एग्रोनॉमी वाला और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एंटोमोलॉजी का भी आपके UKSSC के लिए अपलोड कर दिया गया है। तो इन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट सेक्शन में ये सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।